नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी एक दिन। जज एनी पर्सन बाय हिज और हर क्वेश्चन, नॉट बाय हिज आंसर। किसी व्यक्ति को उसके प्रश्न से परखना चाहिए, ना कि उसके उत्तर से। मेरे एक रेगुलर व्यूअर हैं, वो मेरी हर वीडियो को पूरा देखते हैं और मुझे ये नहीं पता है कि वो कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं, कभी उन्होंने बताया नहीं। बट हर वीडियो पर वो इतना इंटेलिजेंट कमेंट करते हैं, इतनी इंटेलिजेंट क्वेरी पूछते हैं कि मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं। और इस और पढ़ने में मुझे कम से कम 2 से 4-5 घंटे लग जाते हैं। और उस 2-4-5 घंटे पढ़ने का फायदा ये होता है कि केवल और केवल उन्हीं व्यूअर्स को आंसर नहीं मिलता, बल्कि आप लोगों को भी वही बात जो मैंने 5 घंटे पढ़ने के बाद समझी, वो आपको मात्र 15 से और 20 मिनट में बता दी जाती है। तो आपका कितना समय बचता है। मैं भी आज एक कहावत बताना चाहता हूं दोस्तों। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी एक कहावत आज आप लोगों को समझाऊं। जब से मैंने ये YouTube चैनल चलाया है, जब से मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, पब्लिक व्यू में मैंने अपनी वीडियोस डाली। तो पब्लिक व्यू में वीडियो डालने का मतलब है कि जिसके मन में जो आएगा वो कमेंट कर सकता है। आपने क्रिटिसिज्म को इनवाइट कर लिया है, तो कमेंट आते भी हैं और बहुत बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। उन कमेंट्स को मैं इग्नोर नहीं करता हूं दोस्तों, सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद अगर उसमें कुछ बहुत अच्छा पूछा गया है तो मैं, और मेरे पास उसका आंसर नहीं है, तो मैं फिर और पढ़ाई करता हूं। जब जब मैं और पढ़ाई करता हूं तब तब मेरे ज्ञान में और वर्धन होता है, मेरी नॉलेज में और इंप्रूवमेंट होता है। तो इसका मतलब मैं ये कंक्लूड करूंगा आज दोस्तों कि टीचर ही नहीं पढ़ाता केवल स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स भी टीचर को बहुत कुछ पढ़ाते हैं और उन्हीं की वजह से टीचर अपनी नॉलेज में एनहांसमेंट कर पाता है। तो आज मैं आप सब स्टूडेंट्स को, आप सब व्यूअर्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरी वीडियो पर करते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कमेंट करने से बचते हैं। आपको कमेंट करने से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल और केवल मेरी ही वीडियो पर कमेंट करिए, नहीं। आपको जब मौका लगे कमेंट करने का, तब आप कमेंट करिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो कमेंट आपने एक बार कर दिया तो आप ये मान लीजिए कि वो कमेंट आपको जीवन भर याद रहेगा कि किसी वीडियो पर मैंने ऐसा ऐसा कमेंट किया था और उसका ये आंसर आया था। तो वो आपका प्रश्न और वो आंसर जो सामने से आया वो हमेशा आपको याद रहेगा। और हो सकता है कि कभी क्वेश्चन पेपर में वही आ जाए तो आप बड़े खुश होंगे उस दिन, क्या हाँ मैंने तो कमेंट किया था और वही क्वेश्चन पेपर में आ गया। इसलिए आप कमेंट करने में कभी भी कंजूसी मत करिए। आपका तो फायदा करेगा ही करेगा कमेंट। उस कमेंट के चक्कर में जब मैं पढ़ूंगा तो बाकी लोगों का भी फायदा हो जाता है। तो मेरे एक ये व्यूअर हैं, इनका नाम है संदीप कुमार। ये देखिए कमेंट इतना इंटेलिजेंट है कि आप लोगों ने भी वीडियो तो देखी होगी, पर शायद आप लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन केवल और केवल वही व्यक्ति, वही स्टूडेंट पूछ सकता है जो पीछे पढ़े हुए को याद रखता है। ऐसा नहीं कि पीछे वाला पीछे पढ़ लिया, वहीं छोड़ दिया, अब आगे वाला नया पढ़ेंगे। पीछे वाले का आगे वाले से कनेक्शन नहीं रखते हैं, वो कई बार क्वेश्चन पूछना मिस कर जाते हैं। बट ये व्यूअर हैं, इन्होंने पिछली वीडियो भी याद रखी और जब मैंने सेक्शन 216 BNSS पढ़ाई, जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 195 कैपिटल A CRPC की, तो इन्होंने उस वीडियो को भी ध्यान से देखा और पिछली वीडियो को भी याद रखा, तब ये क्वेश्चन निकाल पाए। और सचमुच में इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। और इनका जो कमेंट है, क्वेरी है, वो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, आप ये देख लीजिए। वीडियो पॉज करिए और कमेंट को आप आराम से पढ़ लीजिए, फिर आपको भी समझ आएगा
कि क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर फिर मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, इस कमेंट का मैं आंसर दूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 216 बीएनएसएस जब मैंने पढ़ाई तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से क्या बताया था, केवल 30 सेकंड में अभी आपको रिवाइज कराऊंगा। पहली बात आप याद रखिए कि ये सेक्शन 232 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता से कनेक्टेड है सेक्शन 216 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या कहा गया सेक्शन 216 में, पहले इसके बारे में बता दूं मैं कि ये सेक्शन केवल और केवल तब अट्रैक्ट होती है, ये अपराध जब बनता है जब किसी व्यक्ति को, किसी गवाह को कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए धमकाया गया, तभी ये अपराध बनता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई केस किया हुआ है, एफआईआर की हुई है, अगर उसे वापस लेने के लिए धमकाया गया तो ये अपराध नहीं बनता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, आप उसको जरूर देखिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब आता हूं सेक्शन नंबर 216 का रिवीजन बताता हूं कि वो क्या कहती है। पहले ये बताऊंगा कि ये सेक्शन क्या क्या नहीं रोकती है, क्योंकि जब हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं बीएनएसएस का तो उसमें अभी जब ये सेक्शंस चल रही हैं तो सभी जगह मोस्टली ये कहा गया कि कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट सो एंड सो, कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट सो एंड सो, कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट सो एंड सो, सब जगह ऐसा बोला जा रहा है। तो इस सेक्शन में ऐसा नहीं बोला गया। पहली बात तो कंक्लूजन ये है कि इस सेक्शन ने कोई बार नहीं लगाया कि एफआईआर नहीं होगी इस अपराध की, किसी के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस एफआईआर कर सकती है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। कोई बार नहीं लगाया इन्वेस्टिगेशन पर कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता बिना कोर्ट के ऑर्डर के, केवल और केवल कंप्लेंट होगी, ऐसा भी नहीं है। कोई बार नहीं लगाया कि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, पर्टिकुलर एक कंप्लेंट पर ही कॉग्निजेंस लेंगे या उसकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेंगे, ऐसा बार भी नहीं लगाया। ये पिछली वीडियो आप देख लेना डिटेल में, वहां पर ऐसा बताया गया है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि कंप्लेंट करना चाहे तो पर्सन कंप्लेंट कर सकता है, एफआईआर करा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, तो फिर सेक्शन 216 को रखने का क्या पर्पज था? लेजिस्लेचर को ऐसा क्या दिखा जो उन्होंने सोचा कि ये सेक्शन होनी चाहिए? और सेक्शन में क्या कहा गया? सेक्शन 216 बीएनएसएस देख लीजिए। पहली बात तो हेडिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो सेक्शन है 232 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, उसका प्रोसीजर क्या होगा। और ये वो है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी केस में झूठी गवाही देने के लिए धमकाया गया, देन ये ऑफेंस बनता है। और इसका प्रोसीजर क्या होगा? तो इस सेक्शन ने कहा अ विटनेस और एनी अदर पर्सन may file a complaint in relation to an offense under section 232 भारतीय न्याय संहिता। तो इस सेक्शन ने केवल और केवल अलाउ किया उस पर्सन को जो धमकाया गया है, जिस व्यक्ति को धमकाया गया है या कोई दूसरे पर्सन को, केवल अलाउ किया है कि आप कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था अगर भैया ये सेक्शन नहीं भी होती तो ये तो तब भी कंप्लेंट कर सकता था, कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, उसकी मर्जी कि वो पुलिस के पास जाए, उसकी मर्जी वो सीधे डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट केस लेकर जाए, तो कंप्लेंट तो वो तब भी कर सकता था। तो इस सेक्शन को डालने का पर्पज क्या था? आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कि क्या पर्पज रहा है इस सेक्शन को यहाँ पे रखने के लिए चैप्टर 15 में। तो मैं आपको आंसर देता हूं दोस्तों कि इससे पहले मैंने सेक्शन पढ़ाई थी सेक्शन 215 सब सेक्शन 1, उसकी क्लॉज बी बीएनएसएस की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ये धारा है। और इस सेक्शन 215 सब सेक्शन 1 एंड उसकी क्लॉज बी में बताया गया था नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 229 टू 223 बीएनएस। और भी लिखे गए ऑफेंसेस, बस मैंने रिलेवेंट पोर्शन लिया है और उसमें कहा कि कोई भी कोर्ट यहां से लेकर यहां तक
के जितने भी ऑफेंसेस होंगे उनका कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, संज्ञान नहीं लेंगे, एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट ऑफ कोर्ट, ऑन द कंप्लेंट ऑफ कोर्ट। यहां तो कहा इस सेक्शन में कि यहां से लेकर यहां तक के जितने भी ऑफेंस हैं इनका संज्ञान केवल और केवल कोर्ट की कंप्लेंट पर लिया जाएगा। कंप्लेंट जब परिवाद देंगे तभी कॉग्निजेंस लिया जाएगा, अदरवाइज कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। अगर आपने थोड़ा कनेक्ट करेंगे तो सेक्शन 232 इनके बीच में आती है। सेक्शन 232 बीएनएस पर भी ये सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एप्लीकेबल हो गई, और जैसे ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी सेक्शन 232 बीएनएस पर, तो फिर केवल और केवल कॉग्निजेंस किस पर लिया जाएगा? कोर्ट की कंप्लेंट पर। फिर वहां जो विक्टिम है उसकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता, या किसी और व्यक्ति की कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। तो अगर मान लीजिए कि कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, ये कोर्ट है, यहां पे विटनेस खड़ा है, ये विटनेस अपनी गवाही दे रहा है, और जब ये विटनेस अपनी गवाही दे रहा है या कोर्ट में अभी गवाही देने के लिए आया हुआ है, तब उस समय इस विटनेस को धमका दिया गया झूठी गवाही देने के लिए। तो अब आप बताइए कि अपराध तो 232 बीएनएस का हो गया। कब हुआ है? इन द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट, इन रिलेशन टू द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की कार्यवाही के संबंध में यह अपराध हुआ है, और जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही के संबंध में या कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अगर यह अपराध होगा तो सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी पिक्चर में आ जाएगी, और वो कहती है कि केवल और केवल इस कोर्ट की कंप्लेंट पर ही कॉग्निजेंस हो सकता है। तो अब अगर ये व्यक्ति जो विटनेस था, ये वाला जिसको धमकाया गया, अगर ये चाहे कि मैं अपनी कंप्लेंट कर दूं, तो सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी उसको रोक देती है, वो कंप्लेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए लेजिस्लेचर ने इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 216 बीएनएसएस को पिक्चर में लेके आए, और फिर ये कहा a witness or any other person may file a complaint। यानी सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी बेशक कहती हो कि केवल और केवल कोर्ट कंप्लेंट फाइल करेगी, इवन देन इस सेक्शन के इंट्रोडक्शन से अब ये विटनेस भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, या कोई दूसरा पर्सन भी इस ऑफेंस की कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कब कर सकता है? जब ये ऑफेंस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हुआ हो। लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, एक तो वो कोर्ट जिनके सामने ये ऑफेंस हुआ, जिनकी प्रोसीडिंग्स में ये ऑफेंस हुआ, या फिर इस कोर्ट की जो सीनियर कोर्ट है, जिस सीनियर कोर्ट की ये वाली कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो कोर्ट कर सकती है, या फिर इस कोर्ट ने जिस अपने ऑफिसर को ऑथराइज किया वो कर सकता है, या फिर जिस विटनेस को धमकाया गया वो भी कंप्लेंट कर सकता है, या फिर ये एनी अदर पर्सन को भी छूट दे दी कि आप भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अगर 216 नहीं लगाई गई होती तो फिर ये दोनों के पास ऑप्शन नहीं था, केवल और केवल कोर्ट के पास ऑप्शन होता, और कोर्ट की मर्जी है वहां पर 340 सीआरपीसी या 379 बीएनएसएस पढ़ लीजिए, जो सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का प्रोसीजर बताता है, और वहां कोर्ट की मर्जी है कि वो कंप्लेंट फाइल करे या ना करे। और अगर कोर्ट ने चूज किया कि आई विल नॉट फाइल द कंप्लेंट, देन अब इस व्यक्ति के साथ कैसे जस्टिस होगा? देन लेजिस्लेचर ने इसका पूरा ध्यान रखा और सेक्शन 216 को इंट्रोड्यूस किया कि ये चाहे तो ये भी कंप्लेंट कर सकता है, मैजिस्ट्रेट साहब इसकी कंप्लेंट पर भी कॉग्निजेंस ले लेंगे, कोर्ट की कंप्लेंट का वेट नहीं करेंगे। तो अब आपने अगर फिर से एक और इंटेलिजेंट अगर क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो सेक्शन 232 बीएनएसएस
दो टाइप से पिक्चर में आता है। एक टाइप से तो ये कि जब विटनेस को या किसी गवाह को धमकाया गया, कब? जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही थी कोर्ट के सामने, और एक जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही थी कोर्ट के बाहर। तो जब कोर्ट के सामने धमकाया गया तो सेक्शन 215 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में कोर्ट कंप्लेंट कर दे, सेक्शन 216 में वो विटनेस कंप्लेंट कर दे, कॉग्निजेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वो धमकी जो गवाही, झूठी गवाही देने के लिए दी गई, वो प्रोसीडिंग के दौरान नहीं थी, तो फिर ना तो 215 एप्लीकेबल होगी, ना 216 एप्लीकेबल होगी, और फिर केवल और केवल एक ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें पुलिस एफआईआर भी कर सकती है बिना कोर्ट ऑर्डर के, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है बिना कोर्ट ऑर्डर के, इसमें अरेस्ट भी कर सकती है विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और इसमें कॉग्निजेंस भी मैजिस्ट्रेट ले सकते हैं। इनकी कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये इस क्वेश्चन का जो मेरे इंटेलिजेंट व्यूअर मिस्टर संदीप ने पूछा, अब मुझे अच्छा लगेगा कि अगर ये बताएंगे कि ये कहां से हैं और क्या काम करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और धन्यवाद उनके लिए कि जिन्होंने बाकी लोगों को भी इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, जिसके कारण मैंने आज वीडियो बनाई और आप लोगों को इसका आंसर दे सका। तो दोस्तों, आप भी अगर कमेंट करेंगे तो और मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और मैं और पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट करके आप लोगों का टाइम बचा दूंगा, और 10 से 15-20 मिनट में वो सारी बातें जो मैं 4 से 5 घंटे में पढ़ता हूं आपको आराम से समझ आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।